फिल्म की शुरुआत होती है ओढेला रेलवे स्टेशन से। गंदे कीचड़ से लथपथ एक लड़की रेलवे पटरी पर चलती हुई दिखाई देती है। लड़की का नाम राधा था। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां मौजूद सभी पुलिस कर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा किसी का सिर लेकर पुलिस स्टेशन आ रही है। ये देख एक महिला पुलिसकर्मी तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अब कहानी 3 महीने पीछे जाती है। अनुदीप एक ईमानदार और तेज तर्रार IPS अधिकारी। उन्हें ओढेला गाँव में ट्रांसफर किया गया था, जहाँ मौत की घटनाएं आम थी। इधर अनुदीप की पर्सनल लाइफ भी दिलचस्प थी। स्फूर्ति नाम की एक लड़की उनसे प्यार करने लगी थी। दोनों ने छुट्टियों में साथ घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन अनुदीप अब ओढेला जाने वाला था। गांव में नई शादी, नया जोड़ा और नई शुरुआत। गांव में नई शादी हुई थी। लड़की का नाम मधु था और लड़के का नाम वेंकटेश। नई शादी, दोनों आमने सामने हुक्ते रहे थे। मधु और वेंकटेश अब नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। मधु के घर के सामने ही एक और शादीशुदा जोड़ा रहता था, लेकिन उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पति तिरुपति एक झूठा, शराबी और निकम्मा इंसान। पत्नी राधा एक मजबूत लेकिन टूटी हुई औरत। लेकिन राधा ही हमेशा तिरुपति को मारती रहती थी। गांव के सरपंच राधा के घर पहुंचे तो देखा कि राधा अपने पति तिरुपति से नाराज थी। सरपंच को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो बस अपनी स्त्री की गई शर्ट में गड़बड़ी की शिकायत करने आया था। राधा ने शर्ट वापस ली, बॉक्स से पैसे निकालकर सरपंच को लौटा दिए। सरपंच ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम इतनी नाराज क्यों हो? राधा ने गुस्से में जवाब दिया, ये बस नशे की हालत में झूठ बोलता रहता है और कुछ नहीं करता। सरपंच ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन राधा की नाराजगी अभी भी शांत नहीं हुई थी। इसी बीच विवेक नाम का एक युवक गुस्से में था। वह मधु से प्यार करता था, लेकिन मधु की शादी वेंकटेश से हो चुकी थी। इस बात से आहत होकर विवेक अपने दोस्तों के साथ बैठा और अपनी भावनाएं साझा करने लगा। उसके दोस्तों ने कहा, अगर तू हमारी बात मान लेता तो आज मधु तेरी होती, ना कि वेंकटेश की। यह सुनकर विवेक के मन में एक खतरनाक विचार आया, जिससे गांव में हलचल मच गई। अगले दिन गांव में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। गांव के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। IPS अनुदीप मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। हर कोने से सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। गांव का सरपंच भी वहां पहुंचा और बोला, हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हमें सच्चाई जाननी होगी। IPS अनुदीप ने आदेश दिया, मधु के पति और ससुर को बुलाओ। वेंकटेश कांपते हुए वहां पहुंचा और कहा, मुझे लगता है कि इसके पीछे विवेक का हाथ हो सकता है। मेरी और मधु की सगाई से पहले उसने मुझे धमकी दी थी। पुलिस ने विवेक को हिरासत में लिया। लगातार सवालों की बौछार, सख्त पूछताछ। आखिरकार विवेक टूट गया और चीख पड़ा, हाँ, मैंने ही मधु के साथ गलत किया। अपराधी मिल चुका था। लेकिन IPS अनुदीप को कुछ सही नहीं लग रहा था। क्या सच में यही अपराधी था? आखिर अनुदीप ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन राधा अपने पति तिरुपति के साथ एक डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर भी उनके सवाल सुनकर हैरान रह गया। राधा कहती है, डॉक्टर साहब, ये मेरे साथ रिश्ता निभाने से कतराता है, बस खुद में ही खोया रहता है, दारू पीकर पड़ा रहता है। दरअसल तिरुपति गया था। राधा डॉक्टर से कहती है, मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन ये मुझसे दूर भागता है। क्या इसका कोई समाधान होगा डॉक्टर साहब? गाँव में एक और सनसनी, नई दुल्हन की मौत। गाँव में अभी अभी एक शादी हुई थी। नई दुल्हन की पहली रात थी, लेकिन सुबह वह मृत पाई गई। हैरानी की बात यह थी कि हर नई शादीशुदा लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची। IPS अनुदीप ने जब देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। दुल्हन के शरीर पर अब भी उसकी शादी की साड़ी थी। पूरे गांव वाले भी वहां जमा हो गए। सबके चेहरे पर खौफ था। IPS अनुदीप को कुछ समझ आ रहा था। एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी। क्या कोई रहस्यमयी शख्स गांव में घूम रहा था? एक पुलिस अफसर चिल्लाया, इन गांव वालों से सख्ती से पूछताछ करनी होगी। लेकिन अनुदीप ने कहा, सबूत मिलने तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अनुदीप ने स्फूर्ति को कॉल किया और सारी बात बताई। स्फूर्ति, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? अनुदीप फिर से उस जगह गया जहाँ नई दुल्हन की घटना हुई थी। अनुदीप ने हर कोना छान मारा और फिर उसे कुछ दिखा, एक मोबाइल फोन। यही वह सुराग था जो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझा सकता था। उसने बिना देर किए फोन उठाया, लेकिन जैसे ही ऑन किया वह चालू नहीं हुआ। बैटरी पूरी तरह डाउन थी। अब फटाफट पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गया अनुदीप। वहां पहुंचते ही उसने फोन चार्जिंग पर लगाया और कुछ मिनटों बाद ऑन किया। अब उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। उसने फोन की गैलरी खोली। वहां एक वीडियो फाइल थी। वीडियो प्ले करते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें किसी लड़की की चीखें सुनाई दे रही थी। अनुदीप ने ध्यान से सुना। लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, किसी से रहम की भीख मांग रही थी। उसकी आवाज डरी हुई थी, कंपा रही थी। कोई उसे बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। और फिर अचानक उसकी चीखें बंद हो गई। एक लंबा सन्नाटा और फिर सामने वाले किलर ने उसको तड़पा तड़पा के मार डाला। अनुदीप ने वीडियो में आवाज सुनी तो उसके होश उड़ गए। ये एक बर्बर हत्या थी। उसने वीडियो को फिर से देखा, ये समझने की कोशिश की कि आखिर इसे किसने रिकॉर्ड किया होगा। फोन आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे? अब मामला और पेचीदा हो चुका था। एक तरफ गगन था और दूसरी तरफ वेंकटेश के दोस्त। इन दोनों के बीच कुछ तो गहरी साजिश थी। गगन अब चुके से राधा का वीडियो बनाने की योजना बना रहा था। पिछले पार्ट में आपने देखा कि चंदू चुके से नहाती हुई राधा की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था। सुबह का वक्त था। राधा नहाकर बाहर आई और अपने पति को जगाया। उसे अपने ब्लाउज की पिन लगवानी थी, इसलिए उसने पिन अपने पति को दी। लेकिन जैसे ही उसके पति ने राधा को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाया। राधा की खूबसूरती देखकर उसके पति की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब उसने पिन लगाने की कोशिश की तो वह कामयाब नहीं हो पाया। राधा ने फिर भी अपने पति से ही पिन लगवाने की जिद, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। आखिरकार उसने अपने पति से ही पिन लगवाई। लेकिन यहाँ एक बड़ा राज था। राधा का पति अंदर से कुछ और ही था। वह गे था। उसको मन होता था सब कुछ करने का, लेकिन हो नहीं पाता। और राधा को देखकर अच्छे अच्छों की नीयत बिगड़ सकती। राधा की अदा, उसकी मासूमियत, उसकी नजरों की कशिश, ये सब देखकर कौन खुद को संभाल सकता था? अब पुलिस के हाथ वह अहम सुराग लग चुका था, ऑडियो रिकॉर्डिंग। पुलिस ने वह ऑडियो अलग अलग जगहों पर लोगों को सुनाया ताकि कोई आवाज को पहचान सके, लेकिन किसी को भी नहीं पता था यह किसकी आवाज है। अब पुलिस चंदू के घर पहुंची और वहां भी सबको ऑडियो सुनाया, लेकिन यहाँ भी किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी चंदू अचानक बोल पड़ा, ये आवाज तो फोटोग्राफर की लग रही है। पुलिस तुरंत उस फोटोग्राफर तक पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। अब असली टेस्ट होना था। पुलिस ने उसकी आवाज का मिलान करने की कोशिश की, लेकिन कोई मेल नहीं हुआ। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए चंदू के दोस्त, जो एक लॉयर था, पुलिस स्टेशन आया और फोटोग्राफर को छुड़वा दिया। अब वहीं से आगे बढ़ते हैं जहाँ पिछली कहानी खत्म हुई थी। दूसरे दिन सैलू की दादी ने उसे रोते हुए देख लिया और उसके पिता को फोन कर दिया। लेकिन सैलू का पिता सिर्फ जमीन चाहता था, बेटी नहीं। दादी चाहती थी कि सैलू को अपना ले, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब रात होते ही गांव में एक भयानक हादसा हुआ। रवि के घर में आग लग गई और सबको लगा कि रवि और उसके पिता मर गए। रवि ने खुद ही अपने घर को जला दिया था, क्योंकि उसके पिता ने
सैलू के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। रवि ने अपने ही पिता को मार डाला था। समय बीता और अब 10 साल हो गए। गाँव में अजीब घटनाएं होने लगी, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि ये कौन कर रहा है। कोई आकर दीवारों पर कुछ लिखकर चला जाता था और फिर वहाँ कुछ अनहोनी हो जाती थी। गाँव के कुएं के पास 2 लोगों का कत्ल हो गया। अब गाँव वालों को लगने लगा कि ये कोई साधारण मामला नहीं था। दीवारों पर जो लिखा जाता उसी से उल्टा हो जाता। पुलिस वहाँ आती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है। गाँव वालों ने पुलिस से कहा, आपको जो भी करना है पहले जमींदार प्रकाश से पूछना होगा। प्रकाश गाँव का राजा था, जो कहता था वही होता था। लेकिन प्रकाश की पत्नी राजेश्वरी देवी उससे नफरत करती थी। प्रकाश और राजेश्वरी की शादी तो हुई थी, लेकिन दोनों के बीच कुछ सही नहीं था। जब पुलिस गाँव में आई तो प्रकाश ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही करना पड़ेगा। पुलिस भी उसकी बात मानने को मजबूर हो गई।